हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। तो आज हम डिस्कस करेंगे 23 सितंबर 2025 के न्यूज़पेपर के करंट अफेयर्स एंड सोर्स जो है वो द हिंदू से ही होगा, राइट। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको पूछना चाहती हूँ, प्लीज़, मतलब मैं खुद इस चीज़ सिचुएशन में भी खुद फंसी हुई हूँ कि कमेंट्स में पढ़ती रहती हूँ कि कई बार बोलते हैं कि लंबा फॉर्मेट वीडियो का ज़्यादा बेटर है या पहले वाला फॉर्मेट ज़्यादा बेटर है। प्लीज़ लेट मी नो व्हाट यू वांट टू डू, ठीक है। क्योंकि कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म ही लेते हुए मैं आपको पूछना चाह रही हूँ कि मतलब मेजरली आप क्या चाहते हैं, कि यू वांट मी टू डिस्कस द मेजर पॉइंटर्स एंड यू वांट टू रीड द न्यूज़ लेटर ऑन, ठीक है, जैसे हम पहले किया करते थे, या अभी जैसे हम न्यूज़ पढ़ते हैं एंड थोड़ा लंबा फॉर्मेट हो जाता है, तो उसके अकॉर्डिंगली आप कैसे चाहते हो प्रिपेयर करना, है ना। तो उसी के अकॉर्डिंगली हम चलेंगे। मैक्सिमम जहाँ पर जिस हिसाब से जनता बोलेगी उसी हिसाब से हम इस चीज़ को फॉलो करने वाले हैं। तो आज जो है वो न्यूज़ बेसिक सी न्यूज़ है, कुछ ज़्यादा यहाँ पर न्यूज़पेपर ने चीज़ें कवर नहीं की थी, तो द हिंदू से ही हम सबसे पहली न्यूज़ जो है वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपकी न्यूज़ है कि 23 किल्ड इन एरियल स्ट्राइक्स इन पाकिस्तान बॉर्डर प्रोविंस। रेलेवेंस इसका कुछ नहीं है यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से, बट हमें सिर्फ पता होना चाहिए कि खैबर पख्तूनवा जो रीजन है वो कहाँ पे है, ठीक है। एंड स्पेसिफिकली जो पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक्स की हैं ये बोल के कि वहाँ पे टेररिज्म कैंप्स थे या टेररिस्ट कैंप्स थे जिनको हमने यहाँ पर ख़त्म करने की बात की है। तो यहाँ पे क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म की भी बात आ सकती है, ठीक है। सो अब इसी वजह से हमें सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि कौन से रीजन में, दैट इज खैबर पख्तूनवा प्रोविंस जो है वहाँ पर रीजन जो है सिर्फ वहाँ पर। एंड वहाँ पर स्पेसिफिकली अगर हम देखें तो तीरा करके जगह है जो कि पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर के पास है, ठीक है, जहाँ पर यह पाया जाता है कि पाकिस्तान तालिबान मिलिटेंट्स का जो ग्रुप है वो रिजाइड करता है। उनके हाइड आउट जो है वहाँ पर है, उनके जो सेंटर्स हैं वहाँ पर है, ट्रेनिंग सेंटर्स हैं, उसके लिए यहाँ पर डिस्ट्रक्शन के लिए या आप कह सकते हो उनको तोड़ने के लिए एक पाकिस्तान की गवर्नमेंट की तरफ से स्टेप लिया गया है, ठीक है। बट कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट उसको लेकर यहाँ पर नहीं आई है। सिंपल सी न्यूज़ थी, इसमें एक्स्ट्रा और कुछ पढ़ने की आपको जरूरत है नहीं। तो अब मैपिंग के थ्रू हम खैबर पख्तूनवा के बारे में थोड़ी सी समझेंगे बात, कि पहली स्टेटमेंट आपको क्या कहती है कि खैबर पास कनेक्ट्स काबुल विद लाहौर। सेकंड स्टेटमेंट कहती है कि तिरच मीर इज द हाईएस्ट पीक ऑफ खैबर पख्तूनख्वा। So which of the statements above is or are correct? तो इसका करेक्ट आंसर बनता है हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, सेकंड स्टेटमेंट ओनली। जो खैबर पास की जब हम कनेक्टिविटी की बात करते हैं, अफगानिस्तान की कैपिटल काबुल को ये पेशावर के साथ लिंक करता है, ठीक है। तो खैबर पास जो कि बहुत फेमस एंड वन ऑफ द हाईएस्ट पासेस में से अगर हम देखते हैं यहाँ पर, एंड ओल्ड हमारी जो सिल्क रूट थी उसका भी पार्ट था, ट्रेडिशनली ट्रेड यहाँ से कैरी आउट किया जाता था, ठीक है। एंड खैबर पख्तूनख्वा रीजन की अगर हम बात करें तो अगर आप हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से देखो तो गंधारा जो है टाइम पे, जो कि रीजन की जब हम बात करते हैं तो गंधारा स्पेसिफिकली वर्ड जो है बहुत ज्यादा रिलेट करता है इसके साथ। तो दैट इज वाई इसका हिस्टोरिकल पर्पस भी यहाँ पर है, ठीक है। इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में सिल्क रूट तो हमारे पास एग्जिस्ट करता ही है। दूसरी स्टेटमेंट आपकी बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है, कि हाईएस्ट पीक जो है खैबर पख्तूनख्वा की तिरच मीर है, ठीक है। हाईएस्ट है 7708। अब मैं मैप के थ्रू आपको बताना चाहती हूँ कि क्या क्या है। दिस इज गिलगित बाल्टिस्तान वाला रीजन, जो कि अब इंडिया के आसपास आप देखते हो ना कि हमारे पास एक क्राउन रीजन है ना, हमने देखा है कि 48 to 50 किलोमीटर्स के अराउंड जो हमारा ओरिजिनल जो हम मैप यूज करते हैं। तो इन दैट सिचुएशन के अब अफगानिस्तान के साथ जो बॉर्डर लगता है, बिल्कुल थोड़ा सा रीजन अगर आप देखोगे, है ना, सिर्फ इतना वाला रीजन, ठीक है। बाकी उसके बाद अगर देखें तो ये पूरी की पूरी प्रोविंस जो है ये खैबर पख्तूनख्वा वाली रीजन है। एंड खैबर पख्तूनख्वा में जो अब स्पेसिफिक इसका अगर हम मीनिंग निकालें तो दैट इज द लैंड ऑफ द पाश्तुन्स। अगर पाश्तुन्स जो है पठानी लोगों को जनरली बोला जाता है, पाश्तुन्स की रीजन बोलते हैं। एंड एक मेजर सा पार्ट यही पे है कि लैंग्वेज की बात करें तो पश्तो लैंग्वेज जो है जनरली ये यूज करते हैं फॉर कम्युनिकेशन, ठीक है, जो कि अब ईरानियन एक्सेंट के साथ यहाँ पर आती है। तो खैबर पख्तूनख्वा वाला रीजन यहाँ पर है। एंड पंजाब वाली जो प्रोविंस है पाकिस्तान की वो इसके साथ यहाँ पे बॉर्डर करती है। एंड बलूचिस्तान वाला रीजन जो है वो बॉर्डर करता है। एंड देन इंटरनेशनल बॉर्डर में देखिए तो अफगानिस्तान के साथ मेजरली ये बॉर्डर यहाँ पर शेयर करता है। एंड देन पीओके वाला रीजन तो यहाँ पर है ही है, ठीक है। तो ये सारी आपको आई होप सारी सिचुएशन क्लियर हो गई होगी। एंड अगर देखें तो तिरच मीर जो है 7708 एंड बाकी जितनी भी आपको यहाँ पर पीक्स नजर आ रही हैं, हो सकता है कि नेक्स्ट टाइम आपको ये असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में मेजरली आ जाए कि आप करके देखो यहाँ पे कि असेंडिंग में अरेंज करो, डिसेंडिंग में करो, तो अकॉर्डिंगली आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। होप द आंसर इज क्लियर, ठीक है। देन इंडियन मोरक्को साइन डिफेंस कोऑपरेशन मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग टू बूस्ट स्ट्रेटेजिक अलायंस। तो अब यहाँ पर इंपॉर्टेंस आपके पास क्या है सारी चीज़ों की, कि मोरक्को की जो ज्योग्राफिकल लोकेशन है वो कहाँ है, क्या ये जियोपॉलिटिकली इंपॉर्टेंट है या नहीं है, ठीक है। क्योंकि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद रिस्पेक्ट टू डिफेंस
कोऑपरेशन की यहाँ पर बात हो रही है, ठीक है। तो रोबस्ट इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क ऐसा बनाया जाएगा जहाँ पे जो टाइज है वो एक्सपैंड होंगी, ठीक है। उसके अलावा देखिए तो कोलैबोरेशन यहाँ पे जॉइंट एक्सरसाइज को लेकर, डिफेंस इंडस्ट्री को लेकर, मिलिट्री ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग के ऊपर किया जाएगा। पीस लविंग नेशंस है दोनों के दोनों, सो पीसफुल तरीके से को एग्जिस्टेंस की यहाँ पे बात की जा रही है। ट्रेड को मे भी कैरी आउट करने की यहाँ पे फर्दर बात हो सकती है, क्योंकि मैंने बोला जियोपॉलिटिकली इंपॉर्टेंट है कि नहीं, तो ट्रेड के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है मोरक्को के साथ इंडिया के टाइज, ठीक है। तो अब इंडिया के लिए उन्होंने यही बोला कि एक इंपॉर्टेंट पोजीशन पे है इंडिया। क्यों? क्योंकि अब इंडियन ओशन रीजन या अटलांटिक कॉरिडोर्स अगर हमें बिल्ड करने हैं या डिफेंस के पर्सपेक्टिव से अगर हम उसे देखें तो उसके लिए मोरक्को और इंडिया की जो टाई है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अब क्वेश्चन के थ्रू मैप्स को भी समझेंगे। सबसे पहले विच अमंग द फॉलोइंग कंट्रीज डज नॉट शेयर इट्स बॉर्डर विद मोरक्को, तो यहां पे आपको कंसिडर करना है लैंड एंड मैरीटाइम बॉर्डर्स को भी, ठीक है। स्पेन, अल्जीरिया, देन वेस्टर्न सहारा एंड माली। तो इसका करेक्ट आंसर बनता है हमारे पास ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अगर हम देखें तो अल्जीरिया जो है इसकी ईस्टर्न साइड पे है, ठीक है। स्पेन के साथ ही थ्रू स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर यहाँ पे आप देखोगे कि मैरीटाइम बॉर्डर जो है वो शेयर करता है। देन थर्ड कंट्री हमारे पास आ जाती है वेस्टर्न सहारा। वेस्टर्न सहारा जो भी है इसके आप कह सकते हो लेफ्ट वाले पोर्शन पे या लेफ्ट वाले पोजीशन पे अगर हम देखें यहाँ पर कहीं पर है, ठीक है। एंड स्पेन के साथ यहाँ पर अगर आप देखोगे स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर है, दिस इज अल्जीरिया, एंड माली यहाँ पर रह जाता है, ठीक है। तो किसी तरीके से लैंड बॉर्डर भी ये शेयर नहीं कर रहा है, ठीक है। मैरीटाइम बॉर्डर तो पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि माली जो है लैंडलॉक्ड यहाँ पर कंट्री है। सो ऑल टुगेदर हमारा करेक्ट आंसर क्या बनता है? ऑप्शन नंबर डी, दैट इज माली। तो अब यहाँ पर आप ना इंपॉर्टेंस समझो, जियोपॉलिटिकली मैं आपको कैसे बताना चाहती हूँ। यहाँ पर हमारे पास मेडिटेरेनियन सी है, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर है, दिस इज नॉर्थ अटलांटिक ओशन। पहली चीज उन्होंने डिफेंस मिलिट्री टाइज की यहाँ पर बात की, डिफेंस की बात कर रहे हैं तो अटलांटिक रीजन के अंदर मोरक्को के थ्रू, ठीक है। हो सकता है इंडिया जो है अपनी मिलिट्री की कैपेसिटी बढ़ाने की यहाँ पे बात भी कर रहा है, तो अब एक बेस बनाने के लिए भी मेजरली हो सकता है, या आपस में कोलैबोरेशन में दोनों कंट्रीज काम करें, ठीक है। दूसरी चीज है इंडियन ओशन रीजन, जो कि इंडिया के आसपास ही एग्जिस्ट करता है, तो मैरीटाइम बाउंड्रीज के अकॉर्डिंगली प्रोटेक्शन की बात की जाती है, वो सारी चीजें यहाँ पर एग्जिस्ट करती ही करती हैं। देन तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है यहाँ पर विद रिस्पेक्ट टू इकोनॉमिक कॉरिडोर्स। तो इकोनॉमिक कॉरिडोर्स में कैसे हमें पता है ट्रेड को कैरी आउट करने के लिए एक सिंपल शॉर्टेस्ट रूट हर एक कंट्री ढूंढती है। यूरोप के साथ हमारा अब यहाँ पर हो सकता है एफटीए के ऊपर बेटर सिचुएशन हो जाए, है ना, कि ना कि घूम के हम आगे से जाए, यानी कि आप कह सकते हो कि सदर्न रीजन से पूरा घूम के या केप ऑफ गुड होप से घूम के नहीं, हम कोई ऐसी कंट्री के साथ क्यों नहीं अपनी एक ऐसे टाइज बना लेते जिसके थ्रू अब ट्रेड को कैरी आउट करना आसान हो जाता है। तो मोरक्को से अगर आप देख रहे हो कि यहाँ पे मेडिटेरेनियन सी है, दिस इज अटलांटिक ओशन, है ना, तो यहाँ से ट्रेड होता होता इंडिया की तरफ से, अगर आप कहें कि ग्वादर पोर्ट की तरफ से, ठीक है, होता होता ऑल टुगेदर अगर आप देखें कि या इवन कि इंडिया के पोर्ट से होते होते जो सारी सिचुएशन है वो निकल जाती है। एंड ऑल टुगेदर अगर आप देखें तो यहाँ पर स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर से होते होते देन एक तो यूरोपियन नेशंस के साथ तो टच है ही है, वहाँ पर अगर एफटीए हो जाता है तो और बेटर है, रूट बेटर हो जाएगा। उसके अलावा अगर हम देखें यूके की तरफ अगर रूट जो हमारा एफटीए है तो उसके लिए हमारे जो इकोनॉमिक बेनिफिट्स यहाँ पर बहुत ज़्यादा है, तो डिफेंस बेनिफिट्स, इकोनॉमिक बेनिफिट्स तो यहाँ पर है ही है, स्ट्रेटेजिक पोजीशन पे यहाँ पे मोरक्को। तो ऑल टुगेदर इस तरीके से हमारी डिप्लोमेसी भी काम कर सकती है आने वाले टाइम में। देन 54 वेसल्स आर बीइंग बिल्ट फॉर नेवी, 10 टू ज्वाइन फ्लीट दिस ईयर, ठीक है। अब उसके अंदर क्या है कि एक्सपैंड कर रही है मिलिट्री अपनी पावर, मिलिट्री को भी स्पेसिफिकली अगर हम देखें नेवी अपनी पावर को, तो अब जो वेसल्स हैं उनका नंबर इंक्रीज किया जाएगा, ठीक है। तो अब उसके थ्रू क्या होगा, हमारी जो नंबर है अगर वो ज़्यादा हो जाएगा, या आप कह सकते हो इंडिजिनियसली बिल्ट जो हमारे पास वेसल्स होंगी वो ज़्यादा हो जाएंगी, हमारी कैपेसिटी जो है फॉर अ डिफिकल्ट सिचुएशन वो ज़्यादा आसान हो जाती है। सो वॉरफेयर के टाइम पे भी मे बी, है ना, एज अ थ्रेट जो कि इंडिया चाइना को भी देखता है, पाकिस्तान को भी देखता है, देयर आर चांसेस कि अब अगर आगे आने वाली सिचुएशन कभी भी खराब अगर होती है, ठीक है, तो इन दैट केस हमारे पास एक ऐसा रोबस्ट तरीका होना चाहिए, या हम मिलिट्री आर्मी के थ्रू तो है ही है, एयरफोर्स के थ्रू भी हम सशक्तिकरण की तरफ चल ही रहे हैं, बट जब हम बात करते हैं नेवी की तो उसको भी स्ट्रेंथन करने की यहाँ पर रिक्वायरमेंट है ना। तो ऑल टुगेदर यहाँ पे आपको बोला जाए कि फर्स्ट रिस्पॉन्डर की तरह यहाँ पर नेवी काम करे, ठीक है, एंड प्रेफर्ड सिक्योरिटी पार्टनर की तरह इंडियन ओशन रीजन के अंदर नेवी यहाँ पर हमारा काम करे, है ना। इंडियन ओशन रीजन की प्रोटेक्शन का पूरा दारोमदार अगर आप देखो तो वो नेवी के पास ही है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा बड़ी कोस्टल लाइन है इंडिया की, है ना। तो अब यहाँ पर जो सरकार है उनका एक सागर मिशन भी है या विजन भी है, दैट इज सिक्योरिटी एंड ग्रोथ ऑफ ऑल द इन द रीजन पर्टिकुलरली, एंड इंडिया भी एक डोमिनेटिंग पोजीशन पे यहाँ पर आना चाहता है। तो विद रिस्पेक्ट टू दैट उन्होंने बोला कि 54 वेसल्स जो हैं वो 2030 तक यहाँ पर फ्लीट को ज्वाइन कर लेगी, ये इनका पर्सपेक्टिव अभी है, विजन लेकर ये चल रहा है कि ओवर
200 वॉरशिप्स एंड सबमरीन्स जो है 2035 तक ऐड कर दिए जाएंगे, एंड बाय 2037 अगर देखा जाए तो 230 की आप कह सकते हो कि नंबर्स जो हैं वेसल्स के वो पहुंचाने की यहाँ पे कोशिश की जाएगी आत्मनिर्भर भारत विजन के अंडर। तो यहाँ पर अब क्या हो रहा है कि सरकार ने ये चीज़ को भी बोला कि चलो एक तो हमारी स्टेल्थ जो है वो बेटर हो रही है ना, बट उसके अलावा जो अब बिल्डिंग इंडस्ट्री के अंदर है या जो इंजीनियर्स हैं जो डेवलप करते हैं सारी चीज़ें, उनको भी यहाँ पर एक पॉसिबिलिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट मिल जाती है ना, उनको भी अपना यहाँ पर टैलेंट दिखाने को मिल जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो है ऑल टुगेदर केटर करती है, और ऊपर से इंडिजिनियस प्रोडक्ट्स को यहाँ पे यूज़ किया जा रहा है, तो इंडिया की जीडीपी जो है ऑल टुगेदर वो भी बेटर होती है। तो जीडीपी में भी आप कह सकते हो कि एक्चुअली में हमारा एक्सपेंडिचर तो है ही है, बट अब लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल रही है, तो वैसे ही हमारा जो सर्कल है इकोनॉमी का वो चलता रहता है। ठीक है, उसके अलावा आपको यहाँ पर एग्जाम्पल उन्होंने दिया INS तमाल का, जो कि एक स्टेल्थ फ्रिगेट है, हमने डिस्कस भी किया था, रशिया से इंडिया ने ली है अभी तक। ठीक है, लास्ट मेजर वॉरशिप जो कि अभी कंस्ट्रक्ट की गई थी अब्रॉड। इसके बाद जो है वो सारी, अब आप कह सकते हो इसमें 60% इंडिजिनस प्रोडक्ट्स जो है वो यूज़ किए गए थे। इसके बाद से जितनी भी फ्रिगेट्स या इवन वेसल्स को भी इंक्लूड किया गया है, तो उसमें 80% से ऊपर, कईयों में तो 90% भी जो है इंडिजिनस प्रोडक्ट्स को यूज़ किया गया है। सो अब ये लास्ट एक तरह से आप लगा लीजिए कि इंपोर्टेड शिप की तरह यहाँ पे वेसल की तरह काम करेगी। ठीक है, तो इसके बाद अभी कहाँ है, कर्विक क्लास के अंदर फ्रिगेट जो है इसको इंडक्ट किया गया था। ठीक है, कर्विक क्लास जो है वो भी इंडक्टेड थी। कर्विक क्लास के अंडर अगर आप देखो यहाँ पर हमारे पास INS तमाल जो है वो एग्जिस्ट करती है। उसके अलावा उन्होंने एग्जांपल यहाँ पर दिया INS अंद्रोथ के बारे में, जो कि सेकंड सीरीज है एंटी सबमरीन वॉरफेयर की, शैलो वाटर क्राफ्ट, जो कि अब किसने बनाई, गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स कोलकाता। शायद हमने इसके बारे में भी डिस्कस किया था, अंद्रोथ के बारे में भी। ठीक है, सो अब ये सारी जो शिप्स हैं या जो फ्रिगेट्स हैं, इन सब के साथ हमारी क्या होती है, कुछ तो कोस्टल गार्ड के लिए भी वो बनाई गई है। शिप बिल्डिंग जो है कोस्टल सर्विसेज के लिए यहाँ पर दी गई है। कोस्टल सर्विस में भी अगर हम देखें तो कोस्ट गार्ड्स के लिए भी स्पेसिफिकली, तो उससे क्या होता है, रेस्क्यू ऑपरेशंस बेटर हो जाते हैं, या इवन की सर्वेलेंस के लिए, पेट्रोलिंग के लिए जो सिचुएशन है वो भी बेटर हो जाती है। कोस्ट गार्ड जो है इंटीमेट कर सकता है आर्मी को इन दैट सिचुएशन, है ना। तो ये सारी चीजें यहाँ पर चलती रहती हैं। देन अंडरोथ जो है 80% से ज़्यादा इंडिजिनस कंटेंट इसके अंदर यूज़ किया गया है। ठीक है, तो इंक्रीज जो है फ्लीट साइज का होगा, स्ट्रेटेजिक लीव होगा आने वाले टाइम में अचीव करने के लिए लॉन्ग टर्म मैरीटाइम सेल्फ रिलायंस फॉर इंडिया। सिंपल सी न्यूज़ थी, कुछ इसमें एक्स्ट्रा नहीं था, आपको सिर्फ इन्फॉर्मेशन ये दी गई है INS अंडरोथ के बारे में, देन INS तमाल के बारे में। शायद हमने इसके बारे में पहले से डिस्कस कर चुके हैं। तमाल को तो आई एम वेरी मच श्योर, अगर अंडरोथ के बारे में भी अगर नहीं डिस्कस किया तो क्वेश्चन के थ्रू डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो INS तमाल पेयर्स हैं, आपको देखना है कौन से करेक्टली यहाँ पर मैच हैं। INS तमाल कोस्टल सर्वेलेंस, INS अंडरोथ इंडियन कोस्ट गार्ड, थर्ड INS अमूल्य ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स। हाउ मेनी पेयर्स इज और आर करेक्टली मैच्ड? तो इसका करेक्ट आंसर बनता है ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ द अबव। ठीक है, कैसे, अगर हम INS तमाल की बात करें तो मैंने आपको बताया ना कि इनके पास स्टेल्थ पावर होती है, हमने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल को ही लॉन्च भी कर सकती है, तो ये तो यहाँ आ जाता। INS अंडरोथ की जब हम बात कर रहे हैं वो कोस्टल सर्वेलेंस के लिए यहाँ पर स्पेसिफिकली बनाई गई है, तो ये यहाँ आ जाता। देन INS अमूल्य की बात करते हैं तो वो इंडियन कोस्ट गार्ड ने यहाँ पर अपने लिए बनाई है। गोवा शिप बिल्डिंग यार्ड जो है उन्होंने खुद से यहाँ पर बनाया है, तो इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए सर्वेलेंस के लिए बेसिकली यूज की जाती है। थोड़ा सा एक एक वर्ड पढ़ लेते हैं, एक एक सेंटेंस पढ़ लेते हैं। INS अमूल्य जो है वो नेवी का शिप नहीं है, पहली चीज। ठीक है, फास्ट पेट्रोल वेसल है जो कि अब इंडियन कोस्ट गार्ड को यहाँ पर बिलोंग करता है, नॉट टू द इंडियन नेवी। अब अमूल्य जो है इंडिजिनसली डिजाइन किया गया था गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा। अब 8 FPVs जो है उनको बनाया जाएगा ताकि इन्हांस की जा सके कोस्ट गार्ड्स की जो कोस्टल सिक्योरिटी एंड सर्वेलेंस कैपेबिलिटीज के लिए। ठीक है, समझ आ गया आपको पहली चीज। दूसरी, INS अंडरोथ जो है वो सेकंड एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट है। सबमरीन वॉरफेयर के लिए वहां पर आप सुपरसोनिक ब्रह्मोस मिसाइल तो कहाँ ही लगाओगे। ठीक है, अभी सिर्फ चाइना कह रही हूँ, US और ताइवान अंडर आप कह सकते हो वाटर, जो कि हमने न्यूज़ भी 2-3 दिन पहले पढ़ी थी, अंडर वाटर मिसाइल्स को तो डेवलप करने की भी बात की जा रही है। ठीक है, सो अभी इसी हिसाब से हमारा जो सेकंड का ऑप्शन अंडरोथ का ऑप्शन जो है वो अब आप कह सकते हो कि शिप बिल्डिंग इंडस्ट्रीज के द्वारा की गई थी, तो इंडियन कोस्टल डिफेंसेस के लिए अगेंस्ट सबमरीन थ्रेट्स यहाँ पर बनाया गया है। देन अगर हम देखें INS तमाल की बात, तो तलवार क्लास की स्ट्रेल्थ फ्रिगेट्स है। ठीक है, आपको बता दिया गया था बिल्ट इन रशिया है, एंड लास्ट तलवार फ्रिगेट का है। अब सबसे बड़ी बात यहाँ पर क्या है, ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल जो है इसके अंदर टेक्नोलॉजी इंक्लूडेड है कि इसको रेंज को विद इन द लिमिटेड रेंज जो है वो फायर कर सकती है। ठीक है, एंड ब्लू वाटर ऑपरेशंस के लिए इसको स्पेसिफिकली डिजाइन किया गया है। ठीक है, सिंपल सी बात है, समझ आ गई। द नंबर ऑफ पोल्यूटेड रिवर साइट्स आर शोइंग अ स्लाइट रिडक्शन। ठीक है, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की रिपोर्ट आई, उन्होंने यही बोला है कि अब जो हमारे पास इंक्रीमेंटल लेवल था ना, हर 2 साल के डेटा को कलेक्ट करने के बाद ये रिपोर्ट पब्लिश की जाती है, पहली चीज़। ठीक है, CPCB के द्वारा ये पब्लिश की जाती है। उन्होंने यही बोला कि अब जो बेदिंग एरियाज है ना, स्पेसिफिकली
उसके अंदर जो नंबर ऑफ साइट्स हैं वो भी कम हुई हैं, प्लस वहाँ पे जो पोल्यूशन है या जो वाटर जब टेस्ट किया जाता है पोल्यूशन लेवल जो है वो भी कम होता हुआ दिखा है। ठीक है, 807 ये 2023 के अंदर आ गई, जो कि इनिशियली 2022 के अंदर 815 थी जो बेदिंग साइट्स थी, वो कम हो गई हैं। दूसरी चीज़ उन्होंने ये बोला कि रिडक्शन इन द नंबर ऑफ रिवर लोकेशंस कंसिडर्ड एज मोस्ट पोल्यूटेड। तो जहाँ जहाँ से सैंपल लेके मोस्ट पोल्यूटेड एरियाज माना जाता था रिवर्स के अंदर, वो जो साइट्स हैं वो लोकेशंस हैं वहाँ पे रिडक्शन इन पोल्यूशन देखने को मिला है, एंड जो नंबर ऑफ साइट्स हैं वो भी कम यहाँ पर हो गई हैं। तो सीपीसीबी क्या करती है, मॉनिटर करती है, कंपाइल करती है डाटा, 2 साल के अंदर डिफरेंट फेजेस ऑफ हेल्थ यहाँ पर कवर करती है वो। ठीक है, अब यहाँ पर उन्होंने मेजर क्या करते हैं, इन जनरल क्या मेजर किया जाता है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड ऑफ इंडियाज रिवर्स। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या होती है, बायोलॉजिकल मतलब लिविंग कंपोनेंट जो है वो एक स्पेसिफिक रीजन के अंदर, एक एरिया के अंदर, वाटर बॉडी के अंदर कितना ज्यादा ऑक्सीजन या डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन की डिमांड करती है। तो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड जो है एक ऑर्गेनिक मैटर डिजॉल्व्ड इन वाटर विद अ लो नंबर इंडिकेटिंग अ हेल्दी रिवर। तो मतलब क्या बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड में अगर आप देखें, ठीक है, अगर वो डिजॉल्व वाटर के अकॉर्डिंगली कम होती है तो मतलब पोल्यूशन लेवल एक वाटर का या रिवर का वो कम होता है। ठीक है, मतलब नंबर ऑफ हमारे पास जो वहाँ पे पैथोजेंस हैं, या हो सकता है कि हमारे पास डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, वो अगर एक रिवर के अंदर कम पाए जाएंगे ना, तो उनकी ऑक्सीजन की डिमांड, जो डिजॉल्व ऑक्सीजन की डिमांड है वो भी कम होगी, मतलब जो रिवर है वो हेल्दी है, वो कम पोल्यूटेड है। ठीक है, तो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड ग्रेटर देन 3 मिलीग्राम्स पर लीटर इंडिकेट करती है राइजिंग पोल्यूशन, एंड कंसिडर किया जाता है इट इज अनफिट फॉर बाथिंग ऑल्सो, बेथिंग नहाने के लिए भी वो अनफिट हो जाती है। ठीक है, अब 2 कंटिन्यूस लोकेशंस जो कि एक स्पेसिफिक रिवर, सपोज कीजिए गंगा है, ठीक है, बहुत लंबी रिवर है हमारे पास, एक ए पोजिशन है, बी पोजिशन है, 100 किलोमीटर अपार्ट। अब ए पोजिशन एक बेथिंग साइट है, बी पोजिशन एक बेथिंग साइट है। ठीक है, दोनों साइड से अगर आप यहाँ पर डेटा कलेक्ट करो और दोनों के अंदर ही रिडक्शन आ रही है, तो या एक के अंदर रिडक्शन आ रही है या दूसरे के अंदर जो आप कह सकते हो इंक्रीज आ रही है, वो नॉर्मल रह रहा है, बट है तो वो गंगा के लिए ना, तो 2 डिफरेंट पॉइंट्स अगर आप यहाँ पर डेटा कलेक्ट करते हो तो ऑल टुगेदर यहाँ पर डिफरेंट स्ट्रेचेस के थ्रू कंपाइल कर सकते हो डेटा को। ठीक है, तो अब पीआरएस ऑफ रिवर्स यहाँ पर माना गया कि 2023 तक 296 पीआरएस लोकेशंस थी, जो कि अब 271 रिवर्स के अंदर यहाँ पर पाई गई थी। ठीक है, तो दैट इज पोल्यूटेड रिवर, जो स्ट्रेच होता है एक रिवर का, ठीक है, वो अब कम हो गया है, जो कि 2022 के अंदर देयर वर 311 पीआरएस या लोकेशंस, जो कि 279 रिवर्स के अंदर स्पेसिफिकली था। महाराष्ट्र का करंटली यहाँ पर हाईएस्ट पीआरएस का नंबर है या लोकेशंस है, फॉलोड बाय केरला, मध्य प्रदेश, मणिपुर एंड मध्य प्रदेश विद 18 ईच, कर्नाटका 14, तमिलनाडु, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश हैड द हाईएस्ट नंबर दैट इज 5, कि एक ही नदी में 5 ऐसे डिफरेंट एरियाज में ऐसे स्ट्रेचेस हैं जो कि मोस्ट पोल्यूटेड रीजन्स के अंदर यहाँ पर थे, तो इस वजह से उनको प्रायोरिटी 1 में 2023 में डाल दिया गया था। 2022 के अकॉर्डिंगली अगर ये देखें तो गुजरात एंड उत्तर प्रदेश में हाईएस्ट नंबर था, तो उनको प्रायोरिटी 1 पे यहाँ पर रख दिया गया, जो कि रिवर स्ट्रेचेस थे, जहाँ पर अब डिफरेंट जगह पे एक ही सिंगल रिवर के अंदर मल्टीपल स्ट्रेचेस में हमें वो अब पोल्यूटेड साइट जो है वो मिली। एंड फॉलोड बाय महाराष्ट्र, जो कि हाईएस्ट नंबर ऑफ पोल्यूटेड रिवर स्ट्रेचेस थे 55, फॉलोड बाय मध्य प्रदेश, बिहार, केरला, कर्नाटका एंड उत्तर प्रदेश। तो ये इंपॉर्टेंट डेटा है, प्लीज इसको एक बार आप रख लेना कहीं पर लिखकर, अगर प्री में नहीं आपसे पूछा जाता, मेंस में आप इसको कोट कर सकते हो कहीं पर, अगर आपको पोल्यूशन वाला क्वेश्चन आ जाता है, बीट आपका एस्से का आ जाए या बीट आपको कहीं पर भी पूछा जा सकता है एनवायरमेंट वाले पर्सपेक्टिव से, तो आप इसका एग्जाम्पल दे सकते हो। ठीक है, नॉट एक्जैक्टली कोटिंग द सेम डाटा, एटलीस्ट आपके पास ये आइडिया हो कि सीपीसीबी की रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली ये चीजें हुई थी। ठीक है, पीआरएस जो है विद बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड जो हमारे पास होती है एक्सीडिंग 30 mg पर लीटर आर कंसिडर्ड प्रायोरिटी 1। ठीक है, एक तो हमारे पास यहाँ पर 3 मिलीग्राम्स का आइडिया दिया हुआ है, तो वो अनफिट फॉर बेदिंग है। जहाँ पे वो लेवल 30 क्रॉस कर जाता है तो उसको हम मोस्ट पोल्यूटेड रिवर या रीजन के अंदर यहाँ पे काउंट करके प्रायोरिटी 1 बेसिस पे काम करते हैं, कि यहाँ पर सबसे ज्यादा हमें रिक्वायरमेंट है अटेंशन देने के लिए, कि जहाँ पे हमें अब क्या करना है, मिटिगेट करना है इनको, एंड सबसे बड़ी बात जो पोल्यूशन लेवल है उसको कम भी करना है। ठीक है, मोस्ट पोल्यूटेड एंड दस नीड्स अर्जेंट रीमीडिएशन। ठीक है, तो लेटेस्ट असेसमेंट के अकॉर्डिंगली प्रायोरिटी 1 जो नंबर है स्ट्रेचेस वो कितने हैं, वो 37 थे, आ चुके हैं फ्रॉम 45 फ्रॉम द 2022 असेसमेंट। एंड सीपीसीबी का जो नेटवर्क है वो मॉनिटर करता है वाटर क्वालिटी 4736 लोकेशंस पे अक्रॉस द कंट्री इंक्लूडिंग रिवर्स, लेक्स, क्रीक्स, ड्रेन्स एंड कैनाल्स। तो एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, प्लीज इसको एक बार दोबारा गो थ्रू कर लेना अगर आपको समझ में नहीं आया। कोई भी डाउट होता है कमेंट पे बता देना, कल हम इसको डिस्कस भी कर लेंगे। कमेंट पे अगर उसका रेजोल्यूशन निकलता हुआ तो मैं आपको उसी हिसाब से भी यहाँ पर आंसर दे दूंगी। देन क्वेश्चन क्या है, सिंपल सा क्वेश्चन है,
water in lakes having very high algal and phytoplankton growth is expected to have high dissolved oxygen and high biological oxygen demand, low dissolved oxygen and high BOD, low dissolved oxygen and low BOD. तो क्या आएगा इसका करेक्ट आंसर? जहां पे फाइटोप्लैंक्टन और एल्गल ब्लूम्स जो है या हाई एल्गल या एल्गे पाई गई है, फाइटोप्लैंक्टन की ग्रोथ ज्यादा है, तो वहां पर क्या होगा? ऑक्सीजन की कंजम्पशन जो है वहां पे डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन की कंजम्पशन वो बढ़ जाएगी, ठीक है। एंड डिमांड फॉर ऑक्सीजन विच इज रिप्रेजेंटेड बाय बीओडी वो कितनी हो जाएगी? हाई हो जाएगी ना। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन की जो हमारे पास यहाँ पर डिमांड होगी, डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन की डिमांड है वो बढ़ जाएगी, क्योंकि अब हमारे पास फाइटोप्लैंक्टन भी है, एल्गल ब्लूम्स भी हैं, इवन की एल्गे एग्जिस्ट कर रहा है, तो वहाँ की खुद की, अब आप कह सकते हो खुद की मरीन इकोसिस्टम भी कुछ ना कुछ होगा, वहाँ पे लो डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन होगी एंड बीओडी जो है ऑटोमेटिकली हाई हो जाएगा, डिमांड ज्यादा से ज्यादा बढ़ती जाएगी। मतलब वो पोल्यूटेड रीजन है, वो लेक, वो पर्टिकुलर लेक जो है वो एक पोल्यूटेड रीजन में काउंट की जाएगी। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी बनता है। सिंपल सा क्वेश्चन था ये, ठीक है। तो ऑप्शन जो है दैट इज सी आपका करेक्ट आंसर यहां पर बनता है। देन फ्रांस एंड अदर कंट्रीज प्रिपेयर टू रिकॉग्नाइज अ पैलेस्टीनियन स्टेट एट यूएन। तो हम ये टाइम एंड अगेन इस चीज को डिस्कस कर रहे हैं, बट अभी यहाँ पर क्या हो रहा है कि 140 वर्ल्ड लीडर्स जो हैं वो न्यूयॉर्क जा रहे हैं एनुअल यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली की यहाँ पे सेलिब्रेशंस के लिए भी, आप देख सकते हो इवन की समिट भी वहाँ पे कंडक्ट होता है उस टाइम पे। एक वर्ल्ड लीडर जो है यहाँ पर मिसिंग है, ठीक है, महमूद आप कह सकते हैं महमूद अब्बास, जो कि पैलेस्टीनियन प्रेसिडेंट हैं, जिसको यूएसए ने यहाँ पर अभी वीजा नहीं दिया है। तो अगेन अगर आपको यहाँ पर बताया जाए कि पैलेस्टीन को फॉर्मली रिकॉग्नाइज किया जाएगा एज अ स्टेट यूनाइटेड नेशन सेंटर पीस डिप्लोमेटिक वीक पे, जो कि अभी मंडे यहाँ पर शुरू हो चुका है। रिकॉग्निशन कौन सी कंट्रीज में यहाँ पे अगर आप देखिए यूनाइटेड नेशंस में कर चुके हैं, दैट इज ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, पोर्टुगल ने रिकॉग्नाइज कर दिया है। बाकियों ने रेजोल्यूशन के थ्रू यहाँ पर अलाउ कर दिया है कि हाँ भी रिकॉग्नाइज पैलेस्टीन एज अ डिफरेंट स्टेट। तो इंटेंसिफाई हो गई है सिचुएशन वॉर लाइक इन गाजा एज वेल। तो फ्रांस जो है अब क्या कर रहा है कि इस सिचुएशन को डी इंटेंसिफाई करने के लिए, क्योंकि सिंस पहले भी फ्रांस ने जो है को चेयर्ड बाय सऊदी अरेबिया, है ना, एक रेजोल्यूशन को टेबल किया था, तो दोबारा से वो चीज को फॉलो किया जाएगा कि फ्रांस विल फॉलो सूट ऑन मंडे एज ही प्रिपेयर्स टू होस्ट अ मीटिंग विद सऊदी अरेबियाज क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, जो कि अब 2 स्टेट रेजोल्यूशन या सोल्यूशन जो है उसको प्रेजेंट करने की यहाँ पे बात कर रहे हैं, जहां पे पैलेस्टीनियन लोग और इजरायली लोग को एग्जिस्टेंस में रह पाए, ठीक है। सो अब इसी के अकॉर्डिंगली यहाँ पर बोला जा रहा है कि वॉर जो सिचुएशन है वो बढ़ गई है। इजराइल की तरफ से स्टेटमेंट ये आई है कि आप ये पीस को प्रमोट करने की बात नहीं कर रहे। अगर ऐसी कोई 2 नेशन थ्योरी जो आप यहाँ पर प्रपोज करने की बात करो, इससे सिचुएशन और ज्यादा खराब हो जाएगी, ठीक है। इजराइल के फॉरेन मिनिस्टर का यह बयान आया कि ऑन द कॉन्ट्ररी फर्दर डिस्टेबलाइज करेगी इस पर्टिकुलर रीजन को एंड अंडरमाइन करोगे आप चांसेस ऑफ अचीविंग अ पीसफुल सोल्यूशन, ठीक है। अब क्या है, पैलेस्टीनियन क्वेश्चन जो है वो पूछा ही जाएगा। तो अब अब्बास जो है, जिनको वीजा नहीं दिया गया वॉशिंगटन के द्वारा या यूएसए के द्वारा, बहुत ज्यादा यहाँ पे रेजोल्यूशंस को अगेन पास कराने के बाद एक स्पेसिफिक मौका मिला है उन्हें कि एटलीस्ट वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे ज्वाइन कर सके, ठीक है। सिंपल सी बात है, आपको न्यूज में और कुछ नहीं बताया है, बट क्वेश्चन जो है अब हम इसी के बेसिस पर डिस्कस करेंगे। पहली स्टेटमेंट कह रही है कि स्टेट्स आर एडमिटेड टू अ मेंबरशिप इन द यूनाइटेड नेशंस बाय डिसीजन ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल अपॉन द रिकमेंडेशन ऑफ द जनरल असेंबली। सेकेंड स्टेटमेंट कह रही है कि द यूनाइटेड नेशंस इज नीदर अ स्टेट नॉर अ गवर्नमेंट एंड देयरफॉर डज नॉट पोजेस एनी अथॉरिटी टू रिकॉग्नाइज ईदर अ स्टेट और अ गवर्नमेंट। हाउ मेनी पेयर्स नहीं यहाँ पर आएगा, सॉरी, विच ऑफ द स्टेटमेंट्स अबव इज आर करेक्ट। तो आपका ए ऑप्शन आएगा 1, स्टेटमेंट नंबर 1। बी स्टेटमेंट आएगी आपकी सिर्फ स्टेटमेंट नंबर 2 है। ऑप्शन नंबर सी जो है वो बोथ के लिए आप लगा लीजिए, एंड डी जो है हमारा नीदर वाली सिचुएशन यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है। अब क्या करेक्ट आंसर आपके अकॉर्डिंगली यहाँ पर बनना चाहिए? तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास बनता है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। स्टेटमेंट नंबर 2 ही सिर्फ हमारे पास यहाँ पर करेक्ट है, ठीक है, कि यूनाइटेड नेशंस जो है वो किसी तरह की ऐसी गवर्नमेंट तो नहीं है, कोई ऐसी कंट्री भी नहीं है, तो वो किसी भी ऐसी अथॉरिटी को किसी के ऊपर बाइंडिंग नहीं बना सकती कि आप रिकॉग्नाइज करो एक कोई भी पर्टिकुलर रीजन को एज अ स्टेट या एज अ गवर्नमेंट। वो सिर्फ आपके ऊपर इंटरनेशनल प्रेशर यहाँ पर डाल सकते हैं, ठीक है, या वो डिस्टेबलाइज करने की यहाँ पे सिचुएशन को बात करते हैं, पीसफुल कोएग्जिस्टेंस की यहाँ पे बात की जाती है, ठीक है। यूनाइटेड नेशंस को बनाने का वजह ही यहाँ पर ये थी, लीग ऑफ नेशंस क्योंकि फेल भी हो गया था एंड वर्ल्ड वॉर 2 हमने इवेंचुअली जो है वो देखी थी। तो यूनाइटेड नेशंस का फॉर्मेशन का रीजन यही है कि वॉर लाइक सिचुएशन को यहाँ पर खत्म किया जा सके। देन अब यहाँ पर अगर हम बात करें एडमिशन की, मेंबरशिप ऑफ यूनाइटेड नेशंस की, तो सिक्योरिटी काउंसिल को जो है वो रिकमेंडेशन यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली देती है,
ठीक है। तो ये अदला बदली यहाँ पर कर दी गई थी। तो इन डिटेल अगर थोड़ा सा यहाँ पर देखिए कंट्रीज जो है वो एडमिट कैसे होती है, यूनाइटेड नेशंस की साइड से लिया गया है कि पहले जो सेकंड स्टेटमेंट आपकी यही है कि स्टेट्स आर एडमिटेड टू द मेंबरशिप ऑफ द यूनाइटेड नेशंस बाय अ डिसीजन ऑफ द जनरल असेंबली अपॉन द रिकमेंडेशन ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल। तो ऑल टुगेदर यहाँ पर अदला बदली में सिचुएशन चलती है कैसे कि पहले आप एक डिजायर कि हमें वो चीज़ चाहिए कि हम चाहते हैं कि एज अ सेपरेट स्टेट जो है हमें रिकॉग्नाइज किया जा सके, हम पहले जनरल असेंबली के पास जाते हैं, जनरल असेंबली उसको अलाउ करती है, उसके बाद क्या होता है रिकमेंडेशन जो है वो सिक्योरिटी काउंसिल यहाँ पर देता है। सिक्योरिटी काउंसिल में फर्दर जो है 9 वोट्स आउट ऑफ 15 होने चाहिए जिसमें से कोई भी ऐसा परमानेंट मेंबर जो है यूनाइटेड नेशंस का अगर वो ये चीज़ को बोलता है उसके ऊपर या तो वीटो पावर यूज़ कर लेता है, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इन दिस केस देयर आर चांसेस कि यूनाइटेड स्टेट्स जो है वो वीटो कर देगा सिचुएशन को, तभी रिकॉग्नाइज नहीं किया जा रहा फॉर्मली, है ना। तो ये वीटो लाइक जो सिचुएशन है अगर वो एग्जिस्ट कर जाती है फिर तो वो नई जो स्टेट है वो रिकमेंड यहाँ पर नहीं हो सकती। बट उसके अलावा अगर हम देखें तो 9 वोट्स अगर यहाँ पर पास हो जाते हैं उसके बाद ये वापस से रेजोल्यूशन जो है वो जनरल असेंबली के पास जाता है जहाँ पर 2/3 मेजोरिटी के बाद अगर एप्लीकेशन आपकी जो है वो आपकी या जो रिकमेंडेशन है अगर वो पास हो जाती है उसके बाद ही आप जो एक नई स्टेट की तरह यहाँ पर बन सकते हो, रजिस्टर हो सकते हो विद यूनाइटेड नेशंस। ये सिंपल सी बात आपको यहाँ पर यही चीज़ को बोला गया है कि वोट्स ऑफ 9 ऑफ द 15 मेंबर सिक्योरिटी काउंसिल्स के नॉन ऑफ इट्स 5 परमानेंट मेंबर्स चाइना, फ्रांस, Russian Federation, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and the United States of America had voted against the application। अब आप मेरे को ना यहाँ पर काउंटर करोगे बोल के कि ये लास्ट जो स्टेटमेंट यहाँ पर दी गई है कि जो डिसीजन है ऑफ द जनरल असेंबली अपॉन द रिकमेंडेशन ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल। तो पूरा ध्यान से पढ़ो, डिसीजन जो है सबसे पहले जनरल असेंबली का ही है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये चीज़ बोली गई है कि डिसीजन जो है सिक्योरिटी काउंसिल का है अपॉन द रिकमेंडेशन ऑफ द जनरल असेंबली। तो ध्यान से स्टेटमेंट को पढ़ना, डिसीजन जो है वो जनरल असेंबली का है ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल। तो इसके ऊपर प्लीज यहाँ पर मेरे ऊपर मत भड़क जाना कि मैम ऐसे थोड़ा ना होता है। सबसे पहले आपकी सिर्फ और सिर्फ जो एप्लीकेशन है वो जनरल असेंबली के पास जाएगी, रिकमेंडेशन अब यहाँ पर ली जाएगी सिक्योरिटी काउंसिल से। 9-11 यहाँ पर 9 वोट्स जो है मिनिमम चाहिए आउट ऑफ 15 मेंबर्स, कोई वीटो नहीं होनी चाहिए, वो पास हो जाते हैं। तो जनरल असेंबली में 2/3 मेजोरिटी के साथ अगर आपकी ये पिटिशन जो है एप्लीकेशन अगर अचीव हो जाती है, पास हो जाती है, फिर आप यहाँ पे यूनाइटेड नेशंस के मेंबर बन सकते हो। सिंपल सी बात है, सिंपल सा फंडा है, कुछ एक्स्ट्रा यहाँ पर पढ़ने की और एक्स्ट्रा जरूरत नहीं है। बट यू वांट टू गो थ्रू दिस तो आप एक बार इसको पढ़ भी सकते हो। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट तो आपकी यहाँ पर डायरेक्टली दी गई थी कि अब ये किसी भी तरह का आप कह सकते हो कि ऐसा वो नहीं है, पीस लविंग नेशंस के लिए सबके लिए इस्टेब्लिश किया गया है। बट अगर आप यहाँ पर देखो तो किसी भी तरह की हमारे पास आप कह सकते हो कि वो रिकमेंडेशन या पोजेस नहीं करती वो किसी भी तरह की अथॉरिटी के रिकॉग्नाइज करे किसी भी स्टेट को या एज अ गवर्नमेंट को सेपरेटली ऑन अ मैप, है ना। तो वो तो आपस की तुम्हारी सुलझ वाली बात है, यहाँ पर पीसफुल को एग्जिस्टेंस की बात की जाती है, पीस लविंग कंट्रीज के लिए ये चीज़ एप्लीकेबल होती है। ठीक है, तो अब किसी भी तरह की ऑर्गेनाइजेशन जो कि इंडिपेंडेंट स्टेट्स की है एडमिट कर सकते हैं नई स्टेट्स को टू इट्स मेंबरशिप एंड रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ अ न्यू गवर्नमेंट। ठीक है, सिंपल सा आपका ये कॉन्सेप्ट था। देन अब न्यूज हम एक और पढ़ लेते हैं यहाँ पे, जयशंकर मीट्स रूबियो टू फिक्स टाइज स्ट्रेन बाय टैरिफ वीजा फीस। ठीक है, तो एक्शन जो है 50% टैरिफ यूएसए की तरफ से लगा चुके हैं। उसके अलावा अगर हम देखें H1B वीजा के लिए जिसके लिए हमने कल भी बात की थी उसकी फीस भी यहाँ पे बढ़ा दी गई है। तो अब 80th यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली जो कि जिसके बारे में हम पहले डिस्कस कर रहे थे अभी पिछली न्यूज़ के अंदर ही, वो समिट में जब मिल रहे हैं ये लीडर्स तो यहाँ पर उन्होंने बात की कि वापस से जो रिलेशंस है वो बेटर किए जाने चाहिए। क्योंकि क्वाड की जब हम बात करते हैं तो क्वाड में 4 कंट्रीज हैं यहाँ पर, तो काउंटर पार्ट्स ऑस्ट्रेलिया, जापान, इवन इंडिया एंड देन यूएसए, ये 4 नेशन जिसका पार्ट है तो उसके ऊपर भी इम्पैक्ट पड़ेगा। इवन I2U2 कि जब हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर अब 4 नेशंस एक दूसरे के खिलाफ हो रहे हैं। इजराइल यूएसए के साथ है। देन अब अगर हम इंडिया की बात करें तो अब इजराइल के बाद हमारे पास यहाँ पर यूएई की बात आती है। तो आपस में ही चारों कंट्रीज की इस टाइम पे आप देख रहे हो सिचुएशन क्या चल रही है। तो I2U2 के ऊपर भी मे भी हो सकता है आने वाले टाइम में इसका इंपैक्ट पड़े, है ना। तो अब यूएसए के साथ भी हमारे रिलेशन जो है वो चाहते हैं कि सही हो जाए। ठीक है, प्यूनिटिव एक्शंस बहुत ज़्यादा भी जो है यूएसए की तरफ से इंडिया के लिए लिए गए हैं। एक तो H1B वीज़ा की बात होगी, 50% टैरिफ्स हो गए। इवन ट्रम्प की स्टेटमेंट भी आई थी कि ड्रग कार्टेलाइजेशन में या ड्रग की प्रोडक्शन के लिए अगर आप देखें तो इंडिया भी बहुत बड़ा मेजर रोल यहाँ पर प्ले करता है। मेजर जो हब है वो ड्रग इंडस्ट्री के लिए। जब हमने यहाँ पर बात की थी गोल्डन ट्रायंगल एंड गोल्डन क्रिसेंट की जब हमने बात की थी, तो विद रिस्पेक्ट टू दैट यहाँ पर यही चीज़ें जो है यहाँ पर उन्होंने मैनेज किया कि बहुत स्टेटमेंट्स ऐसी दे दी गई हैं कि वी वांट टू मेक थिंग्स राइट विद यू। तो दोनों की तरफ से यही स्टेटमेंट आई है।
सिंपल सी बात है कि डिफरेंट ओकेजन्स में हमारा मिलना होता है। एंड कल भी आई गेस यूके के अंदर, यूके से आने से पहले ट्रम्प की स्टेटमेंट ये भी थी कि इंडिया जो है उनके साथ मेरे रिलेशंस बहुत अच्छे हैं, मोदी जी इज़ वेरी क्लोज टू मी। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर चल रही हैं, अभी डिप्लोमेसी ऐसे काम कर रही है, ऑल्दो यूपीएससी के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हाँ आप एक टाइमलाइन फ्रेम कर सकते हो कि पुनिटिव एक्शन जो है वो क्या क्या लिए गए हैं, वो यहाँ पर मैं आपको स्टार मार्क करके दे रही हूँ। टेलीग्राम ग्रुप पर आपके साथ ऑलरेडी ये शेयर होती है, तो इन केस ना आप ऐसे अगर आपके स्ट्रेन भी लग रहा है ना इसके अंदर, तो आप वीडियो को देखना तभी शुरू करो जब टेलीग्राम ग्रुप पे आपके पास ऑलरेडी न्यूज़ अवेलेबल है ना। तो अब उस तरीके से आप अपनी आंखों को भी यहाँ पर खराब नहीं करोगे, ठीक है। तो रीजन यही है कि न्यूज़पेपर की कटिंग्स आपको इसलिए भेजी जाती है कि आप उसको जूम इन करके अच्छे से पढ़ सको जो चीज़ मैं आपको पढ़ा रही थी। एंड प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू कमेंट कि आप किस तरह का भी यहाँ पे वीडियो का फॉर्मेट चाहते हो, प्लीज, ठीक है। सो दिस इज अ रिक्वेस्ट फ्रॉम माई साइड। सो अभी आपको बताया ही था मैंने कल भी, नवरात्रि का जो 20% डिस्काउंट है दैट इज अभी भी वैलिड, ठीक है। तो 2 अक्टूबर तक ये डिस्काउंट आपका चलेगा ऑन ऑल द कोर्सेज थ्रू आउट सीपी क्लासेस, जो भी हम ऑफरिंग्स यहाँ पर करते हैं। तो कोड आपको नवरात्रि यूज करना है, 20% ऑफ मिल जाएगा। कोई भी कोर्स की इंक्वायरी होती है तो 1800-890-3043 हमारा टोल फ्री नंबर दिया गया है, इस पर प्लीज आप हमें कॉल भी कर सकते हैं या sleepy.class@gmail.com पे हमें ईमेल भी कर सकते हैं। एंड हमारे यूपीएससी का कोर्स जो है वो ऑनगोइंग है, न्यू बैचेस आर ऑल्सो कमिंग ऑन द वे, है ना। तो 2027 के बैचेस जो हैं वो भी अब लॉन्च हो चुके हैं, तो अकॉर्डिंगली अगर आप एनरोल करना चाहते हैं, उसका हिस्सा बनना चाहते हैं, तो आप इंक्वायर कर सकते हैं अबाउट द बैचेस। सेम गोज फॉर द टेस्ट सीरीज। सो दैट इज ऑल फ्रॉम माय साइड टुडे। थैंक यू सो मच।